जी वहाँ वो कर दो। ठीक है, स्टार्ट कर दें भाई। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है वैन सर्विसेज। ठीक है, वैन क्या होता है? वैन, WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। यानी अभी हम लोग पढ़ रहे थे लैन नेटवर्क के बारे में, लैन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। और लैन नेटवर्क में लैन टू लैन कनेक्टिविटी हमने सीखी है, राउटिंग करना सीखा है। ठीक है, इसके अलावा नेट सर्विस हमने पढ़ ली है। नेट सर्विस के अलावा हमने DHCP DNS की कॉन्फ़िगरेशन हमने की है। अब हमारा जो है वो है इंटरनेट कनेक्शन टाइप, यानी वैन सर्विसेज। वैन सर्विसेज क्या होती हैं कि ISP कंपनी जो है वो हमें डिफरेंट टाइप्स के इंटरनेट कनेक्शन ऑफर करता है। ठीक है, अब वो कनेक्शन कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहले कनेक्शन आता है वैन सर्विसेज के अंदर सर्किट स्विचिंग और सेल स्विच कनेक्शन। सर्किट स्विच कनेक्शंस क्या होता है? इट इज ए लाइक ए फोन कॉल एंड बिग एडवांटेज इज कॉस्ट बिकॉज यू एक्चुअली पे फॉर द टाइम यू आर यूजिंग द डेटा। मतलब अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, तो पास्ट में क्या था कि हम लोग जब इंटरनेट यूज करते थे तो हम लोग BSNL से इंटरनेट लिया करते थे, और BSNL जो कंपनी है हमें वो टेलीफोन कनेक्शन पर इंटरनेट देती थी। यानी कि हमें कनेक्शन लेने के लिए पहले टेलीफोन लगवाना पड़ेगा। टेलीफोन कनेक्शन लेने के बाद वो हमें उसी कनेक्शन पर एक एनालॉग इंटरनेट कनेक्शन देती थी। कौन क्या देती थी? एनालॉग इंटरनेट कनेक्शन। अभी जो कनेक्शन था ये पे पे फॉर यूज था, मतलब जितना यूज करोगे उतना ही पैसा आपको देना है। यानी कि बिल आता था हमारे पास एज पर यूजेस, यानी कि जितना यूज करोगे उतना ही बिल आएगा। जैसे आपका लाइट का कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी है कि भाई जितना आप बिजली यूज करोगे मीटर आपका उतना ही आएगा। यानी फिक्स अमाउंट नहीं है कि भाई इतने रुपए का बिल है या इतने का या आना महीने का, वो जितना यूज करोगे उतना है। तो वैसे ही BSNL काम करता था। तो ये एक तरीके का फोन कॉल टाइप था। बिग एडवांटेज इज कॉस्ट बिकॉज यू एक्चुअली पे फॉर द टाइम यू आर यूजिंग द डेटा। इट इज यूज डायल अप एंड ISDN मॉडम। इसके अंदर आपके डायल अप मॉडम का इस्तेमाल होता था और ISDN मॉडम का इस्तेमाल होता था। यानी मॉडम क्या होता है कि जब कभी भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते थे तो आपको अपनी कंपनी में एक मॉडम लगाना पड़ता था। अब मॉडर्न क्या करता था कि वो एनालॉग लाइन को डिजिटल लाइन में कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता था। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंटरनेट कनेक्शन सेटअप कैसे होता था उस टाइम पर। आज हम काम कर रहे हैं डिजिटल लाइन पर, पहले काम होता था एनालॉग लाइन पर। अब हमारा जो कंप्यूटर था वो है डिजिटल, तो वो डिजिटल लाइंस को समझता है, एनालॉग को नहीं समझता है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए चलिए, जब कभी भी हम इंटरनेट कनेक्शन लेते थे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ यहाँ से, कि मान लो ISP से इंटरनेट कनेक्शन आना है आपके पास, है ना। ISP मान लेते हैं कि ये ISP का एक स्विच लगा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज ए ISP स्विच, कि ISP अपने स्विच से हम लोगों को एक इंटरनेट कनेक्शन देगा जहां पर भी उसने पॉइंट बना रखा है। तो हमारे पास जो इंटरनेट आता था, हमारे कंप्यूटर में जो चलेगा इंटरनेट, वो मॉडेम के द्वारा चलता था। एक मॉडेम लगाया करते थे यहाँ पर पहले। आजकल तो राउटर आ गए उसकी जगह, बट मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के समझा रहा हूँ कि क्या क्या होता था इसमें। ठीक है, यहाँ से स्विच से ये कनेक्शन होता था, और उसके बाद हमारा एक स्विच यहाँ पे भी हम लगाते थे आगे, छोटा स्विच। अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है
तो एक छोटा स्विच यहाँ लगा लिया करते थे और यहाँ से सीधी लाइन स्विच पे आती थी और उसके बाद ये आपके पीसी कनेक्ट हो जाते होते थे यहाँ से। अब ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन जो है इसमें टेलीफोन भी जुड़ता था, बीच में एक छोटा सा सॉकेट लगता था, यहाँ पे एक स्विच लगता था जिसमें से एक लाइन आपकी चली जाएगी राउटर में मॉडेम के अंदर और एक लाइन यहीं से जाती थी टेलीफोन कनेक्शन के अंदर। यानी इसके अंदर हमारा टेलीफोन कनेक्शन भी कनेक्ट होता था यहाँ पर। जैसे ये फोन है तो ये फोन भी आपका इसी में आके कनेक्ट होता था। अब डायरेक्ट जो बीएसएनएल से जो लाइन आती थी वो हमारे घर में या कंपनी के अंदर एक स्प्लिटर होता था, छोटा सा स्प्लिटर बोलते थे, छोटी डब्बी होती थी। ठीक है, वो डब्बी से एक कनेक्शन यहाँ जाता था और एक कनेक्शन हमारे टेलीफोन में आता था, यहाँ ऐसे कनेक्ट होता था इस तरह से। अब ये जो मैंने स्विच लगाया फिलहाल आपको दिखाने के लिए, लेकिन वहां पर स्प्लिटर बॉक्स कैसे होता था मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेट पर ले जा करके उसकी फोटो दिखा देता हूँ कि स्प्लिटर बॉक्स कैसे होता है। टेलीफोन एंड मॉडल, ये होता था। ठीक है, ये सेपरेटर बॉक्स होता था, इसके पीछे आकर के आपका जो है बीएसएनएल की लाइन आके जुड़ती थी। इसके पीछे वाले पोर्ट पर, यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है ना, इस पोर्ट पर बीएसएनएल की लाइन, यहाँ से दो पोर्ट मिलते थे, एक पोर्ट हमारा स्विच में गया, एक पोर्ट हमारा मॉडेम में चला गया। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली ये बीएसएनएल से बीएसएनएल मॉडेम, मॉडेम टेलीफोन कनेक्शंस भी दिखा दे। ये ऐसे आता था, देखो दिख रहा है, ये ऐसा था। ये टेलीफोन की तार इसमें जुड़ी हुई है, यहाँ से सीधा डब्बी जुड़ेगी, डब्बी से टेलीफोन और यहीं से आपका मॉडेम एडीएसएल मॉडेम आ गया। अब यहाँ से जो ईथरनेट पोर्ट है ये वाला, ये सीधा हमारा चला जाएगा स्विच पर, जैसे यहाँ दिखा रखा है, देखिए ये दिखा रखा ना ये। तो यहाँ से जो है टेलीफोन भी जुड़ गया स्प्लिटर से, फोन जैक, यहाँ पर आपका मॉडेम का जैक आ गया और ये यहाँ से कनेक्ट होता था। इस तरह से जो है आपका सर्किट स्विच कनेक्शन और सेल स्विच कनेक्शन पर कनेक्टिविटी होती थी। अभी जो मॉडेम है, ये मॉडेम क्या करता था, ये जो मॉडेम है ये आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता था। क्योंकि यहाँ जो हमारी मेन लाइन आएगी, जो हमारी एक्सचेंज साइड से जो मेन लाइन आ रही है वो एनालॉग सिग्नल लेके आ रही है। अब यहाँ पर तारों के अंदर एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। अब कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल चाहिए होता है, तो मॉडेम क्या करता था, सीधा उसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके यहाँ पर भेज देगा सिग्नल, और यहाँ से सिग्नल डिजिटल में लेगा और सीधा एनालॉग में कन्वर्ट करके एक्सचेंज में ट्रांसफर करता, और वहां से आगे हमारा गूगल फेसबुक जहां भी हमें जाना होता था वहां पर हमारा कम्युनिकेशन हो जाता। बात समझ में आ गई? तो ऐसा कनेक्शन हमारा कहलाता था सेल स्विच कनेक्शन। आजकल हम क्या काम कर रहे हैं, डिजिटल कनेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो डिजिटल कनेक्शन में डायरेक्ट, डिजिटल कनेक्शन में कनेक्शन डायरेक्ट हमारे राउटर पे आके जुड़ता है, वायरलेस राउटर पर। अब मॉडेम की जरूरत नहीं रही, या तो डायरेक्ट कंप्यूटर पे ले लो या डायरेक्ट वायरलेस राउटर पे ले लो, वहां से स्विच लेकर के स्विच से बाकी के मल्टीपल कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम काम कर रहे हैं वो डिजिटल लाइन पे, यानी कि हम लोग एडवांस में आ गए। पहले एनालॉग सिग्नल चलता था, बट इंटरव्यू में कॉन्सेप्ट आता है आपके सामने कि व्हाट इज सर्किट स्विच कनेक्शन एंड सेल स्विच कनेक्शन। तो मैंने आपको बता दिया कि इट यूज डायल अप एंड आइसडेन मॉडेम। इसमें डायल अप मॉडेम का इस्तेमाल होता था और आइसडेन मॉडेम का इस्तेमाल होता है। डायल अप का मतलब होता था कि आपको अपने कंप्यूटर में एक डायल अप कनेक्शन बनाना पड़ता था। डायल अप कनेक्शन कैसे, कि यहाँ पर जहां पर हम इंटरनेट का आईपी देते हैं ना, लैन पोर्ट पे तो हमारा आईपी चला जाएगा, लेकिन लैन पोर्ट के अलावा यहाँ से डायल अप कनेक्शन भी हमें बनाना पड़ता था। तो डायल अप कनेक्शन में सेटअप है, न्यू कनेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें सेटअप, हाँ यही वाला ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कनेक्ट टू इंटरनेट, और सेटअप में मैनुअली डायल अप। अब डायल अप में यहां पर हमें लिखना पड़ता था अपने फोन का नंबर, जैसे आपको फोन नंबर मिला 0135, ठीक है, और आपका फोन नंबर है 220 120, ये वाला। तो यहां पर यूजर आईडी, यूजर आईडी आपको बीएसएनएल देता था, कोई भी आपके नाम से, जैसे धीरज ने लिया इंटरनेट,
तो धीरज का नाम ये बीएसएनएल जनरेट करके देगा और धीरज को एक पासवर्ड भी देगा जो आईएसपी के द्वारा आपको मिलेगा और ये कनेक्शन बनेगा, क्रिएट कर देंगे। जैसे कनेक्शन क्रिएट होगा तो आप यहाँ जाएंगे जहां पर आप आईपी एड्रेस देते हैं नेटवर्क सेटिंग में, यहाँ पर आपका डायल अप कनेक्शन बन के आएगा। देखो कहाँ है, ये रहा सबसे ऊपर। इस वाले पोर्ट पर तो आपने दे दिया आईपी एड्रेस लैन पोर्ट पर, और यहाँ पे डायल अप कनेक्शन का काम ये था कि जब जब आपको इंटरनेट चाहिए होगा तो आपको यहाँ पे कनेक्ट बटन पे क्लिक करना पड़ता था कि आप कनेक्ट करेंगे तो इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट करेंगे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ता था? क्योंकि बीएसएनएल आपको पर यूज के हिसाब से बिल भेजता था, पर यूजेस के हिसाब से, यानी कि पर एमबी के हिसाब से, कितने एमबी का डेटा आपने डाउनलोड किया, कितना इंटरनेट यूज किया, उसके हिसाब से बिल जनरेट होता था। तो इसलिए हम यहाँ पे जब भी इंटरनेट हमें चाहिए था तो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट यूज कर लेंगे, जब इंटरनेट नहीं चाहिए डिस्कनेक्ट कर दो, नहीं तो बिल बनता रहेगा। तो इसीलिए डायल अप कनेक्शन यहाँ पे बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे आजकल हमारे पास डोंगल आते हैं तो डोंगल में भी लगाते हैं, उसका सॉफ्टवेयर खुलता है, कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि यहाँ पर हम डायल अप कनेक्शन के द्वारा जो है इंटरनेट को यूज किया करते थे। ठीक है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये था कि इट वर्क विद लो बैंडविड्थ फॉर डेटा ट्रांसमिशन, यानी सेल स्विच कनेक्शन और सर्किट स्विच कनेक्शन जो था इसके अंदर आपको कम बैंडविड्थ मिलती थी। ठीक है, आईएसपी ऑफर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज विद सर्किट स्विच कनेक्शन। आपको दो तरह की सर्विसेज आईएसपी देता था, या तो वो डीएसएल सर्विस दे रहा है या आपको एडीएसएल सर्विस देता है। अगर आपको डीएसएल सर्विस मिलेगी तो आपको मॉडेम डीएसएल वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखो जो पोर्ट है ना इस पे एडीएसएल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप डीएसएल सर्विस लेंगे तो डीएसएल वाला मॉडेम लगाना पड़ेगा, और एडीएसएल सर्विस लेंगे तो एडीएसएल वाला मॉडेम लगाना पड़ेगा। मॉडेम भी चेंज हो जाते हैं, एडीएसएल मॉडेम और डीएसएल मॉडेम। ठीक है, अब मतलब डीएसएल और एडीएसएल का मतलब क्या होता है ये हमें पता करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सॉरी। इट यूज बाय कंपनीज टू डिलीवर एडवांस लाइक हाई स्पीड डेटा ऑन ट्विस्टेड पेयर केबल और एल्यूमिनियम वायर। ये जो कनेक्शन था डीएसएल, ये कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है, जिसमें आपको एडवांस सर्विसेज आपको मिलती थी। इन डीएसएल कनेक्शन यू कैन यूज ओनली वन थिंग, वॉइस और डेटा एट ए टाइम। इसके अंदर क्या था कि आप जो है वॉइस और डेटा एक साथ यूज कर सकते थे। इट वर्क विद हाई बैंडविड्थ, ये हाई बैंडविड्थ के साथ में काम करता है। इन दिस कनेक्शन अप स्ट्रीम विल बी हाई एंड डाउन स्ट्रीम विल बी लो। इसमें होता क्या था कि भाई आपको जो अपलोडिंग स्पीड है वो ज्यादा मिलेगी। अगर कंपनी को डेटा अपलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए, मान लीजिए एक ब्रांच उसकी देहरादून में है, एक दिल्ली में है, और दिल्ली वाली ब्रांच में सर्वर है, देहरादून की ब्रांच से डेटा अपलोड करना होता है दिल्ली ब्रांच में, तो क्या होगा कि आपको अपलोडिंग स्पीड ज्यादा चाहिए होती थी। ठीक है, अगर आपको डेटा डाउनलोड करना होता है तो आपको डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा चाहिए होती थी। तो डीएसएल वाले कनेक्शन में अपलोडिंग स्पीड आपको हाई मिलती थी और डाउनलोडिंग स्पीड आपको लो मिलती थी। एडीएसएल एडिशनल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, अगर आप ये कनेक्शन लेते थे तो इट यूज बाय होम यूजर, ये होम यूजर के द्वारा ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि होम यूजर को डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा चाहिए, अपलोडिंग का काम ही नहीं होता कि भाई डेटा अपलोड कर रहा है वो। like data and voice simultaneously, it work with low bandwidth because it is divide between data and voice services। ठीक है, ये लो बैंडविड्थ पे काम करता था, जिसमें डिवाइड होता था डेटा आपका वॉइस में भी और डेटा में भी। इसमें अपस्ट्रीम आपको लो मिलेगी और डाउनलोडिंग स्पीड आपको हाई मिलेगी। इट यूज स्पेशल टाइप ऑफ सर्विसेज क्वालिटी ऑफ सर्विस टू मैनेज द बैंडविड्थ बिटवीन वॉइस एंड डेटा इफिशिएंटली। इसमें क्या होता है कि स्पेशल सर्विस यूज किया करते थे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जो क्या करती थी कि को मैनेज करने का काम करती थी बिटवीन वॉइस में और डेटा में, कि भाई वॉइस सिग्नल में भी और डेटा सिग्नल में भी हम बैंडविड्थ को मैनेज करते थे। कि भाई अगर वॉइस सिग्नल में यानी टेलीफोन की तरफ स्पीड हमें ज्यादा लग रही है तो हम उसको स्पीड को कट करके डेटा की तरफ दे देते, मैनेज कर लेते थे। तो एडीएसएल और डीएसएल ये दो तरह के कनेक्शन हमें सर्किट स्विच कनेक्शन और सेल स्विच कनेक्शन पर हमें मिलते थे। सेल स्विच कनेक्शंस की जो स्पीड आती थी 128 केबीपीएस से लेकर के 128 केबीपीएस पे आती थी सर्किट स्विच में। उसके बाद सेल स्विच कनेक्शन आया तो सेल स्विच कनेक्शन को ब्रॉडबैंड का नाम दे दिया। अब इसके अंदर थोड़ा स्पीड हमें ज्यादा मिल गया, 2 MB 3 MB 4 MB का स्पीड हमें मिलना शुरू हुआ। ठीक है, इसमें सेल स्विच में एक चीज और थी, सेल स्विच कनेक्शन के अंदर आप वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस चैटिंग या आपका वीडियो चैटिंग आप इसमें नहीं कर पाते थे, आप इसमें टेक्स्ट चैटिंग करते थे।
लेकिन जो सेल स्विच कनेक्शन आया था उसमें आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैफिक को ट्रांसफर और रिसीव कर सकते थे, लाइक वीडियो भी, चैटिंग भी और टेक्स्ट भी। मतलब वीडियो चैटिंग भी, आपका वॉइस चैटिंग भी और टेक्स्ट भी, तीनों ट्रैफिक उसमें ट्रांसफर हम कर सकते थे सेल स्विच के अंदर। तो ये दो तरह के एक ही कनेक्शन है दोनों, बस थोड़ा सा स्पीड का और उसमें फर्क आ गया। तो ये सारे कनेक्शन हमें मिलते हैं। पहला कनेक्शन सेल स्विच कनेक्शन और सर्किट स्विच कनेक्शन। इसके अंदर क्या है कि आपको एनालॉग सिग्नल पे इंटरनेट मिलता था। बाद में अब हम काम करने लगे लीज लाइन पर। दूसरा कनेक्शन हमारे सामने आता है लीज लाइन। लीज लाइन भी आपका ये एडवांस इंटरनेट कनेक्शन है, ये वाला। अब आजकल हम डिजिटल लाइन पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और थी, सर्किट स्विच और सेल स्विच कनेक्शन जो है कॉपर तार पे चलता था, कॉपर वाली तार पर, कॉपर एल्युमिनियम पे चलता था। यानी कि आपका जो है ये ट्विस्टेड पेयर केबल होती थी, और ट्विस्टेड पेयर केबल जो है डायरेक्ट बीएसएनएल से हमारे ऑफिस तक आती थी। तो उसमें एक प्रॉब्लम जनरेट होती थी, नॉइज भी होता था उसमें, क्रॉस टॉकिंग भी होती थी, इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम भी उसमें रहता था, जिसकी वजह से स्पीड और डाउन हो जाती थी। क्योंकि बाहर जो अदर इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर हैं, केबल हैं, उनका जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बड़ा होता था, तो उनकी सिग्नल के प्रभाव हमारी केबल पे पड़ते थे, जिससे सिग्नल वीक हो जाते थे। बाद में लीज लाइन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। लीज लाइन क्या है? ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, और डेडिकेट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि डायरेक्ट बीएसएनएल से या डायरेक्ट एयरटेल से ऑफिस से डायरेक्ट लाइन आपके ऑफिस में आके कनेक्ट होगी। अच्छा, ये जो सेल स्विच कनेक्शन होते थे, सर्किट स्विच कनेक्शन, इसमें क्या होता था कि जैसे हमारे सर्वे चौक पर इंटरनेट चाहिए, ठीक है, कई सारे कस्टमर है उनके, तो बीएसएनएल या एयरटेल क्या करेगा, सर्वे चौक पे एक पॉइंट बना देगा ला करके। आपने देखा होगा कि जगह जगह बीएसएनएल के बूथ बने होते थे, छोटे छोटे बॉक्स खड़े होते थे टेलीफोन के कनेक्टिविटी के। तो वहां से वो क्या करता था, कस्टमरों को कनेक्ट करता था। यानी एक ही चैनल पे बहुत सारे कस्टमर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो वो सेल स्विच सर्किट स्विच में होता था। लेकिन लीज लाइन के अंदर क्या हुआ कि डायरेक्टली आपके लिए डेडिकेट लाइन डाली गई, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, डायरेक्ट कंपनी के सर्वर आपसे जुड़ेगा, बीच में कोई अदर कस्टमर उसमें कनेक्ट नहीं होता लीज लाइन के अंदर। तो लिखा है लीज लाइन, इट इज यूजली रेफर्ड एज ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और डेडिकेट कनेक्शन। इट वर्क विद सीरियल लाइन, ये सीरियल लाइन पे काम करता है, एंड यूज बैंडविड्थ अप टू 45 Mbps। इसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड जो है 45 Mbps तक आती है। इट यूज एचडीएलसी एंड पीपीपी। इसके अंदर एक दो प्रोटोकॉल यूज होते थे, एचडीएलसी और पीपीपी, इनकैप्सुलेशन मेथड टू एस्टैब्लिश पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को जोड़ने के लिए लीज लाइन के अंदर दो प्रोटोकॉल यूज हुए, एक तो एचडीएलसी और इसमें एक हुआ पीपीपी, ठीक है। पीपीपी प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दूसरा ये। अच्छा, ऊपर का डेफिनेशन पूरा कर लें। पॉइंट नंबर 4 पे है, इट यूज पैप एंड चैप ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल टू स्टैब्लिश कनेक्शन, टू स्टैब्लिश सिक्योर कनेक्शन। यानी कि सिक्योर कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए पैप और चैप दो प्रोटोकॉल में से कोई एक प्रोटोकॉल भी यूज होता था। कॉन्फ़िगर ऑन फाइबर केबल एंड कॉन्फ़िगर ऑन सीरियल पोर्ट ऑफ राउटर। ये राउटर का सीरियल पोर्ट यूज करता था, और फाइबर ऑप्टिक केबल पर इंटरनेट आता है इसमें, लीज लाइन के अंदर, ठीक है। स्पीड 0 से लेकर के 45 Mbps की कुछ भी हो सकती है। आप डिमांड करेंगे, क्या डिमांड करेंगे कि भाई मुझे 5 Mbps का कनेक्शन दो, 10 का दो, 20 का दो, 50 का दो, 45 का दो। तो उसमें क्या होगा कि आपकी अपलोडिंग स्पीड भी और डाउनलोडिंग स्पीड भी इक्वल रहेगी। इसमें स्पीड बराबर की होती है, अपलोडिंग भी डाउनलोडिंग भी। पहले वाले कनेक्शन में किसी की स्पीड अपलोडिंग कम है तो डाउनलोडिंग ज्यादा मिले, डाउनलोडिंग कम है तो अपलोडिंग, उसमें फ्लक्चुएशन है। इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। अगर आप 45 Mbps का कनेक्शन लेंगे तो 1 से सवा लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के आसपास का मंथली खर्चा है। तो ये आम लोगों के लिए नहीं है। और ये जो जियो फाइबर दे रहे हैं भाई, ये जियो फाइबर जो है ये लीज लाइन नहीं है। ये क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सेल स्विच कनेक्शन है उसी को फाइबर पे उन्होंने यूज कर दिया। वही ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, फाइबर पे यूज कर लिया उन्होंने, कॉपर केबल हटा दी, उसमें कन्वर्टर लगा दिए, कन्वर्टर लगा करके आपके आपके राउटर तक कनेक्ट कर दिया। अब एक ही चैनल से कई सारे कस्टमर को उन्होंने जोड़ रखा है। वो जियो फाइबर सिर्फ, वो क्या है, कनेक्शन तो वही है पुराने वाले हमारे सेल स्विच कनेक्शन, बस जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, उन्होंने क्या कर दिया, जो कॉपर लाइन थी उसे हटा के फाइबर लाइन पे डाल दिया इंटरनेट। लीज लाइन जो है ये प्रॉपर डेडिकेट कनेक्शन है, बैंक के लिए ये बैंकिंग के लिए है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसी है, वो लीज लाइन पे काम करती हैं, क्योंकि उनके मल्टीपल सर्वर होते हैं, बहुत सारे सर्वर को ऑपरेट करना होता है, तो इस पे काम।
अब इसमें पीपीपी प्रोटोकॉल करता है क्या, जब हम लीज लाइन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पीपीपी प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है। एचडीएलसी भी यूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंशिएट है कि अगर आप पीपीपी यूज करेंगे तो बोल रहा है इट इज एन इनकैप्सुलेशन मेथड टू क्रिएट ए पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइन कनेक्शन। इट इज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इट कैन रन ऑन एनी वेंडर राउटर। जब आप लीज लाइन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो राउटर में पीपीपी प्रोटोकॉल को लगाना पड़ेगा और ये किसी भी कंपनी के राउटर पे चल जाता है। इट इज यूज टू लीज लाइन कनेक्शन। एचडीएलसी प्रोटोकॉल ये आपका सिस्को का अपना खुद का प्रोटोकॉल है और ये सिस्को के राउटर पे ही काम करता है। ये भी सेम वही काम कर रहा है जो पीपीपी करता है, बट फर्क इतना है एचडीएलसी हाई डेटा लिंक कंट्रोल ये सिस्को ने बनाया हुआ प्रोटोकॉल है, सिस्को के राउटर पे ही काम करता है। तो लीज लाइन के लिए हमें दो प्रोटोकॉल चाहिए, पीपीपी और एचडीएलसी। और एक प्रोटोकॉल है हमारे पास इसमें पैप और चैप। ये वाला पैप जो है पासवर्ड अथेंटिकेशन, चैप होता है चैलेंज हैंडशेक अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। पैप प्रोटोकॉल और चैप दोनों का काम यही है कि जब कभी भी लीज लाइन की कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसमें यूजर आईडी पासवर्ड जो टाइप होते हैं उनका जो यूजर आईडी पासवर्ड का जो वेरिफिकेशन है कनेक्शन टू कनेक्शन, तो वो सिक्योर मोड में होगा, उनकी सिक्योरिटी होगी। यानी सिक्योर वे में आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्या करेगा, वो मैच होगा, एक दूसरे को अथेंटिकेट करेंगे। यानी जब कभी भी लीज लाइन कनेक्शन बनाया जाता है तो सबसे पहले आईएसपी के सर्वर पर लीज लाइन की कॉन्फ़िगरेशन होगी, वहां पर यूआईडी पासवर्ड कस्टमर का डिटेल पूरा आईपी एड्रेस सब कुछ सेट किया जाएगा। फिर उसी डिटेल से रिलेटेड कंपनी कस्टमर के राउटर पे जाके सेटिंग की जाएगी। जो यूजर आईडी पासवर्ड्स आईएसपी अपने लेवल पर जनरेट करेगा वो कस्टमर एंड पे भी जनरेट होगा। दोनों के आईडी पासवर्ड मैच होंगे, आईपी की सीरीज मैच होगी और चैप और पैप क्या करेगा, उनको सिक्योर करेगा, यानी उन पे अथेंटिकेशन करेगा कि भाई वैलिड है या नहीं है कनेक्शन, है ना। नहीं तो क्या होता कि अगर मान लीजिए आपने डिश ले रखी है, पड़ोसी ने क्या करा तार काटा आपने में लगा लिया तो उसके डिश चल गई। तो उसमें क्या होता था कि पैप और चैप के द्वारा जो है राउटर के अंदर पासवर्ड सेट किए जाते हैं कि जिसका पासवर्ड सर्वर पे मैच होगा उसी को इंटरनेट चलेगा। समझ गए। हाँ पहले ऐसे हो जाता था डिश के अंदर, अब तो सेटअप बॉक्स आ गए। हाँ होता था, देखा है मैंने छत पे अरे चार, हमने एक भी ही बहुत किया, कनेक्शन पे चार मान लगे हमने होते भी थे। बहुत किया। हमारे घर के पास से कोई डिश की तार जा रही, हम उसमें बारीक सी सुई घुसेड़ देते थे अंदर और उसमें एक एल्यूमिनियम की जो है ना नंगी तार लेते थे, उसमें बांध के अपने घर के एंटीना वाले डिश में बांध दिया मैंने तो कोक्सियल और केबल चैनल लगा चल गए। सुना है, कोक्सियल केबल जो आती थी ना डिश के लिए, हाँ। उसमें लगाते थे, उसको काट दिया, दो तीन नहीं नहीं तोड़ दिए इसमें और पेच से मारे नहीं नहीं, तार। हम तो काटते नहीं थे, हम क्या करते तार में ही सुई घुसेड़ दी, ये तार है ना इसमें ही सुई घुसेड़ दी और उसमें बारीक वाली तार ले ली नंगी बिल्कुल एल्युमिनियम की, बिल्कुल नंगी तार। अब दूर से दिखेगी नहीं तार है कोई, बहुत बारीक होती थी वो देखने में, बहुत गौर से अगर आदमी देख रहा तो दिखाई देती थी। अब डिश जो हमारा उसका चैनल होता था एंटीना वाला, एंटीना वाली तार में ले जाके वो तार को जोड़ देते थे, नीचे डिश चल जाती थी। तो लेकिन वो चलती है जब बगल वाला चलाता होगा। ना ना हाँ तो वैसे क्यों चलेगी, सेटअप बॉक्स थोड़ी थे पहले, बिना सेटअप हाँ बॉक्स के चलता था वो तो, वो तो विदाउट सेटअप बॉक्स चलता था ना। अब तो सेटअप बॉक्स लाए क्यों है कि भाई सेटअप बॉक्स की आईडी उसके सर्वर में जनरेट होगी। अब अगर उस आईडी पे कोई चैनल चल रहे हैं तो उसे पता है कि कौन कौन से चैनल चल रहे हैं। समझ गए। अब वो डायरेक्टली जो है ना सेटअप उधर का जो सर्वर है उसी सेटअप बॉक्स पे सिग्नल देगा, बाकी किसी और को देगा ही नहीं। अब पहले क्या था डायरेक्ट टीवी जुड़ता था, अब सेटअप बॉक्स जुड़ के तब टीवी में सिग्नल जाता हैक नहीं हो सकता क्या सेटअप बॉक्स? है। हैक हो जाएगा, आईडी वाईडी चुरा लो उसकी। ऐसे नहीं, जैसे मेरा घर पे लग रहा हो तो मैं उसमें सारे अनलिमिटेड चैनल चला सकता हूँ। कैसे? क्यों चला तो रहे हो। वो तो बैलेंस डालना पड़ता है ना उसमें। अब तो बैलेंस तो डालना ही पड़ेगा। वैसे कुछ हो नहीं सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, आईडी आपके सर्वर पर जनरेट है ना। सर्वर हैक करना पड़ेगा उसमें। तो सब कुछ free करते हैं। सर्वर हैक करके वहां से रिचार्ज कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं। चलिए लीज लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ, चलो ठीक है। अच्छा सबसे पहले अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन है कि सर अगर मुझे सेल स्विच सर्किट स्विच कनेक्शन कॉन्फ़िगर करना पड़े तो जो हमारे ऑफिस में जो वाईफाई राउटर आ रहा है ये वाले राउटर पर इसकी इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसमें इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, पहले प्रैक्टिकल हमारा यही वाला होगा कि भाई हाउ टू सेटअप द वायरलेस राउटर या लैन नेटवर्क और वाईफाई वाईफाई नेटवर्क, मतलब इंटरनेट कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन बेसिक राउटर पे कैसे होगी। यानी इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारी इंटरनेट की कि आईएसपी के जो इंटरनेट कनेक्शन एक तो बेसिक राउटर पे होती है, जो कस्टमर एंड पर आजकल जो आप जियो फाइबर वगैरह ले रहे हैं ना, तो आपके घर पे जो राउटर लग रहा है उसके अंदर जो इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो वाला प्रैक्टिकल है कि कैसे किया जाता है। दूसरा लीज लाइन कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन होगी।
और तीसरा इसमें आएगा फ्रेम रिले। फ्रेम रिले ये आपका लीज लाइन का एडवांस कनेक्शन होता है। ठीक है, ये 3 कनेक्शन के प्रैक्टिकल होंगे। पहले बेसिक राउटर कनेक्शन है आपका, जो आपके घर में जियो फाइबर वगैरह उस पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो चीज़ है। तो सबसे पहले हमारा प्रैक्टिकल रहेगा यहाँ पर सेल स्विच कनेक्शन और सर्किट स्विच कनेक्शन, या जियो फाइबर एयरटेल फाइबर कॉन्फ़िगरेशन ऑन अवर राउटर, कैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी। तो स्टार्ट कर दें प्रैक्टिकल। देखो, सबसे पहले चीज आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। इसमें रिक्वायरमेंट को हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें लेनी है। रिक्वायरमेंट में आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपको इंटरनेट आना चाहिए सबसे पहली चीज। ठीक है, ये टेलीफोन वगैरह तो चलो छोड़ो, ये तो बाहर का नेटवर्क है, इस पर तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो राउटर है ये है, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन आपके घर पर फाइबर लाइन आ गई, आकर के राउटर में जोड़ दी। राउटर में जब जुड़ेंगे तो ये वैन पोर्ट पे जुड़ेगी। किस पे जुड़ेगी? वैन पोर्ट पे। राउटर के अंदर वैन पोर्ट होता है। क्या होता है? वैन पोर्ट पे जुड़ेगी। और ये नीचे एक लैन पोर्ट होगा, लैन पोर्ट से स्विच जुड़ेंगे और हमारे कंप्यूटर, जैसे हमारे कैंपस में हो रहा है ना, ये वाली लाइन केबल आ रही है, ये केबल हमारे राउटर से जुड़ के, राउटर के पास स्विच रखा हुआ है, स्विच से आ रही है। ठीक है, राउटर राउटर से जो लैन केबल है वो स्विच में डाल दी गई, स्विच से हमारे ये लैब में आ गया। और राउटर से ऊपर जो है वो वैन पोर्ट है, वैन पोर्ट से बाहर से जो कनेक्शन आ रहा है वो वैन पोर्ट पे आके जुड़ गया। अब हमें करना क्या है, इसमें पॉइंट बना रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 1, टू कनेक्ट केबल ऑन वैन पोर्ट दैट इज कम फ्रॉम आईएसपी, जो आईएसपी से आती है। नंबर 2, टू कनेक्ट लैन पोर्ट, लैन केबल ऑन फ्रॉम राउटर टू लैन स्विच, जो आपके लैन स्विच हैं। ठीक है, एंड लैन स्विच टू पीसी, लैन स्विच से पीसी जोड़ देंगे आप। ठीक है, जैसे मैंने जोड़ी रखी है यहाँ पर कि भाई ये वाली लाइन तो आ गई वैन पोर्ट पर, और ये आ गया हमारा लैन से हमारे स्विच जुड़ गए। समझ आ गई बात? चलो मैं इसमें केबल वगैरह एक बारी दोबारा से यहाँ से निकाल के, देखो यहाँ पे इंटरनेट पोर्ट आ रहा है, वैन की जगह इंटरनेट पोर्ट, तो ये इंटरनेट पोर्ट हमारा जाएगा स्विच पे जोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा लैन पोर्ट आ गया। मैं इसको लैन पोर्ट का भी दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारे लैन पोर्ट है 3, 4 पोर्ट है, 4 स्विच जोड़ सकते हो आप यहाँ पे, 4 कंप्यूटर डायरेक्ट जोड़ दो। अगर ज्यादा कंप्यूटर है तो स्विच लगा लो, स्विच पे आपके 48 पोर्ट मिल जाएंगे, तो एक पोर्ट राउटर पे चला जाएगा, 47 कंप्यूटर आप नीचे कनेक्ट कर सकते हैं। और ज्यादा है तो भाई स्विच से स्विच जोड़ के और स्टार ट्री टोपोलॉजी बना दो। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तीसरे पॉइंट पे हमें क्या करना है। पॉइंट नंबर 3 पर जब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी, पॉइंट नंबर 3 पर टू सेट पब्लिक आईपी और यूजर आईडी पासवर्ड ऑन वैन सर्विसेज, वैन सर्विसेज राउटर के अंदर इन ऑन राउटर फॉर वैन सर्विसेज। वैन सर्विसेज मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपको आईएसपी से जो आईपी एड्रेस मिला है, यूजर आईडी पासवर्ड मिला है, वो आप अपने राउटर में यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे। अब राउटर को एक्सेस करते कैसे हैं, देखो पैकेट ट्रेजर पर तो सिंपल है कि डबल क्लिक करो, जीयूआई मोड में होगा एक्सेस। ये वाला जो आपके जियो फाइबर के राउटर हैं वो जीयूआई मोड में चलते हैं। तो जीयूआई पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जीयूआई में सेटअप पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंटरनेट सेटअप। तो इंटरनेट सेटअप में आपको यहाँ दे रखा है इन्होंने ऑटोमेटिक डीएचसीपी। ऑटोमेटिक डीएचसीपी का मतलब ये होता है कि आईएसपी आपको ऑटोमेटिक आईपी देगा राउटर के ऊपर। हमने कहा नहीं, हमें राउटर पे ऑटोमेटिक आईपी नहीं चाहिए, हमें आप पब्लिक आईपी दो। तो मैं स्टैटिक में जाऊंगा तो एयरटेल कंपनी या जियो आपको कंपनी एक आईपी देगी, पब्लिक आईपी। तो वो आईपी एड्रेस आप यहाँ सेट कर लेंगे, जैसे उसने दे दिया आपको 2 नंबर का आईपी। सबनेट मास्क भी बताएंगे वो अपने हिसाब से, जो उन्होंने अपना नेटवर्क चला रखा उसके हिसाब से सबनेट मास्क बताएंगे। तो मैं डिफॉल्ट डाल रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। गेटवे भी देंगे आपको, वो गेटवे भी दे देंगे।
डीएनएस एड्रेस भी देंगे वो आपको, जैसे उनका डीएनएस, उनकी कंपनी में कोई डीएनएस सर्वर है तो डीएनएस सर्वर का आईपी उन्होंने डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग हमें जो है हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, ये आईएसपी कंपनी देगी हमें। अगर आप आईएसपी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आईएसपी का जो नेटवर्क इंजीनियर है वो डिसाइड कर रहा है कि नेटवर्क को कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या आईपी लगाने हैं। तो यहाँ इंटरनेट पोर्ट, यहाँ इंटरनेट का नाम भी हो सकता है, वैन पोर्ट भी हो सकता है, वैन सर्विसेज भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने पब्लिक आईपी सेट करना है। जब आप पब्लिक आईपी सेट कर लेंगे तो आपके राउटर पर इंटरनेट आ जाएगा, यानी यहां से एयरटेल से सीधा इंटरनेट यहां तक पहुंच गया। अब जब इंटरनेट यहां पहुंच जाएगा तो अब आपको लैन पे इंटरनेट देना है। तो लैन पे इंटरनेट देने के लिए आपको यहां पर लैन आईपी एड्रेस चलाना है, लैन आईपी देना है। लैन आईपी आप अपनी मर्जी से सेट कर लो, प्राइवेट आईपी एड्रेस सी क्लास का प्राइवेट ले लो, ए का ले लो या बी का ले लो। प्राइवेट आईपी आपको मैंने पता ही रखे कि अगर आप सी का मान लो, यहां से तो आपको पब्लिक आईपी मिल गया ये वाला 2, और यहां पर आपने लैन आईपी चला लिया सी का। अब बिट इसमें सेट कर लो भाई, 24 बिट बाय डिफॉल्ट तो 24 बिट का होता ही है, तो 255 कंप्यूटर आप नीचे जोड़ सकते हैं, समझ गए। तो अब लैन की सेटिंग करनी होगी तो आपको यहां पर प्राइवेट में या नेटवर्क सेटिंग में, ये तो हो गया इंटरनेट कनेक्शन सेटिंग, और ये आ गया नेटवर्क सेटअप। नेटवर्क सेटअप भी होगा यहाँ लिखा हुआ, या प्राइवेट नेटवर्क लिखा होगा या लैन लिखा होगा, यानी कि प्राइवेट से मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स यहाँ पे मिल सकते हैं, या तो आपको लैन या आपका प्राइवेट या आपका लोकल नेटवर्क, इस तरह से लिखा होगा। और यहाँ पे वैन पोर्ट भी लिखा हो सकता है, या वैन सर्विस, इंटरनेट या पब्लिक। तो आप देख करके समझ जाएंगे कि यार यहाँ तो मुझे पब्लिक सर्विस करनी है और यहाँ पे मुझे प्राइवेट सर्विस सेट करनी है। तो प्राइवेट में, अच्छा दूसरी चीज ये होती है कि प्राइवेट से पहले पब्लिक में, पब्लिक सर्विस में या तो आप स्टैटिक आईपी डालो, या कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जियो फाइबर या वोडाफोन आईपी है, आपको पब्लिक आईपी स्टैटिक नहीं देती हैं। वो कहती हैं कि भाई हमने इस पे डीएचसीपी ऑटोमेटिक कर दिया, जब भी आपका राउटर ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर से आईपी लेगा, टेम्परेरी तौर पर इंटरनेट चलता रहेगा। टेम्परेरी मतलब डेली बेसिस पे वो चेंज हो सकता है, फिक्स नहीं होगा। डीएचसीपी का आईपी एड्रेस कभी भी फिक्स नहीं होता। आपको अगर फिक्स आईपी चाहिए तो स्टैटिक लो उनसे। स्टैटिक आईपी एड्रेस से ये फायदा है कि आप इस राउटर को वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी, ऑल ऑफ द वर्ल्ड कहीं पर भी आप अपने राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। और इस आईपी की मदद से, जो यहाँ पब्लिक आईपी दिया है, नीचे जो कंप्यूटर है उन पे पोर्ट फॉरवर्डिंग लगा करके उन कंप्यूटर को भी रिमोट पे एक्सेस कर सकते हो। पब्लिक आईपी से ये फायदा रहता है। तो कुछ बड़ी कंपनी क्या करती है कि आईएसपी से पब्लिक आईपी की डिमांड करती है, ताकि उनके जो सर्वर हैं वो पब्लिकली एक्सेस हो जाए बाहर जा करके, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन भी होती है कि आईएसपी कहता है कि भाई ना तो मैं आपको पब्लिक आईपी दे रहा हूं, ना ही मैं आपको स्टैटिक आईपी दे रहा हूं, ना तो मैं डायनामिक आईपी दे रहा हूं, ना ही मैं आपको स्टैटिक आईपी दे रहा हूं। तो आईएसपी कहता है मैं आपको प्रोटोकॉल बेस्ड कनेक्टिविटी दूंगा। प्रोटोकॉल बेस्ड कनेक्टिविटी पीपीपीओई, पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट, यानी कि आपको कॉपर केबल से कनेक्शन दे दिया और आपका एक डेटाबेस अपने सर्वर पे बना देगा। जैसे धीरज है तो धीरज का नाम आ गया यहाँ पर, धीरज के लिए उसने एक पासवर्ड जनरेट कर दिया कि भाई धीरज का पासवर्ड ये है, और यहाँ सर्विस नेम लिख दिया उसने। सर्विस कौन सी है? ब्रॉडबैंड सर्विस है, उसने लिख दिया। ऐसे कनेक्ट करते ही तो धीरज का यूजर आईडी, पासवर्ड और ये प्रोटोकॉल जब आईएसपी के सर्वर पे मैच होगा तो इंटरनेट अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? तो या तो वो इंटरनेट आपको प्रोटोकॉल बेस देगा, या स्टैटिक आईपी बेस देगा, या डीएचसीपी बेस देगा। और अगर आप सेल स्विच या सर्किट स्विच या ब्रॉडबैंड या जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर की कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पर पीपीपीओई प्रोटोकॉल को लगाएगा वो, या फिर भैया आईपी देगा आपको डायरेक्ट। समझ गए? पीपीपी प्रोटोकॉल जो है, पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट प्रोटोकॉल, ये लगता है सेल स्विच में, सर्किट स्विच कनेक्शन के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए। और जो मैंने लीज लाइन में पीपीपी पढ़ाया वो प्लेन है, पॉइंट टू पॉइंट, वो प्लेन है, ओवर ईथरनेट नहीं है, वो पॉइंट टू पॉइंट है, वो लीज लाइन पे चलता है फाइबर केबल पर, मिलता जुलता है नाम, ठीक है। समझ आ गई बात? चलिए, उसके बाद आपने अपना नेटवर्क बनाना नीचे का ये वाला 192.168.0.1, और यहां पर अपने नेटवर्क में आप डीएचसीपी को इनेबल और डिसेबल करा सकते हैं कि अगर आपने इनेबल किया तो इस रेंज में से कितने आईपी बांटोगे? 100। हमने कहा नहीं यार 100 नहीं बांटेंगे, हम बांटेंगे 254। तो यहाँ पे 254 आईपी है, मैक्सिमम यूजर कितने होंगे यहाँ पे आ जाएंगे आपके। अच्छा ये सॉरी, रेंज स्टार्ट होगी हमारी 2 से,
और मैक्सिमम नंबर कितने हैं, टोटल आईपी कितने बांटोगे, हमने कहा भाई 200 254 बांटेंगे या 253, सॉरी इनवैलिड रेंज कह रहा है, 253 तक जा सकते हो क्योंकि एक आईपी तो हमने यूज कर लिया। जी हाँ। अब इसमें 253 तक हमारे यानी 254 आईपी हमारे वैलिड होंगे, वैलिड आईपी 254 होंगे, है ना। तो ये आईपी एड्रेस 2 से लेकर यहाँ तक बांट दी जाएंगे। तो जैसे मैंने इतना सेटिंग किया तो यहाँ पर जब मैं पीसी पे ऑप्टेन करूंगा तो राउटर से ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगा मुझे लैन नेटवर्क में। ये मिल गया, देखो। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जो है हमारे मॉडेम पर यानी जियो फाइबर के नेटवर्क में ये सेटिंग की जाएगी। एक आईएसपी सेटिंग होगी, आईएसपी सेटिंग मैंने बता दी, टू सेट पब्लिक आईपी और यूज आईडी पासवर्ड ऑन राउटर फॉर वैन सर्विसेज। ठीक है, बाय दिस कॉन्फ़िगरेशन योर मॉडेम और राउटर टू एक्सेस इंटरनेट फ्रॉम आईएसपी से लेगा। अब चौथा पॉइंट आपने क्या करना है, टू सेट लैन आईपी एड्रेस फॉर लैन नेटवर्क एज पर नीड लैन कंप्यूटर। जितने लैन कंप्यूटर आपके पास होंगे उसके हिसाब से आपको कनेक्टिविटी करनी है। तो 4 काम हो गए हमारे यहाँ पर भाई, समझ में आ गया। पहला काम केबलिंग कर देंगे, दूसरा काम स्विच टू लैन पीसी की केबलिंग हो जाएगी, तीसरा काम राउटर एक्सेस किया जाएगा। राउटर को एक्सेस जीयूआई मोड में करते हैं, किस मोड में करते हैं, जीयूआई मोड में करते हैं। जीयूआई मोड में ऐसे, ये तो हो गया पैकेट ट्रेसर की बात। अगर आप ओरिजिनल राउटर एक्सेस करेंगे तो इस राउटर के बैकग्राउंड में एक आईपी एड्रेस लिखा होता है, प्राइवेट आईपी 192.168.0.1 बाय डिफॉल्ट यही रहता है, या 192.168.1.1 होता है। पलट के देखोगे लिखा आता है। जैसे हमारी कंपनी में, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर हमारा जो राउटर लगाया, अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो मैं उसका आईपी डालूंगा यहाँ पर, ये आईपी है उसका। तो मुझसे यूजर आईडी पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं उसका यूजर आईडी पासवर्ड डाल दूंगा यहाँ पर, और पासवर्ड मुझे पता नहीं है, हाँ भूल गया मैं पासवर्ड। तो जैसे मैं इसका पासवर्ड डालूंगा ये राउटर मेरा एक्सेस हो जाएगा जीयूआई मोड में, है ना। तो ऐसे जियो फाइबर भी एक्सेस हो सकता है। हाँ वो भी ऐसी होगा, जो आपके राउटर पे डिफॉल्ट गेट, आपके कंप्यूटर में जो डिफॉल्ट गेटवे का आईपी आ रहा होगा ना, वो आईपी राउटर का होता है, उसी को एक्सेस कर लेंगे आप यहाँ पर। इसी तरह से जब एक्सेस हो जाएगा तो अपना इसके अंदर आईएसपी की सेटिंग और लैन सेटिंग कर देंगे। चेक भी कर लेना, आपके घर में लगे हुए राउटर, उसको चेक करके देखना कि उसमें पब्लिक सर्विस क्या दे रखी है और लैन सर्विस क्या है हमारी, लैन में कौन सा आईपी और लैन के लिए डीएचसीपी में कितने आईपी उसने डाल रखे हैं। तो ये सेटिंग हो जाएगी। इतनी सेटिंग करने के बाद सीधा इंटरनेट आपके राउटर पे कंप्यूटर में चल जाएगा। समटाइम्स एक काम और होता है, 5वां काम, टू इनेबल नेट सर्विस। अगर नेट सर्विस राउटर में इनेबल नहीं है तो राउटर से इंटरनेट लैन नेटवर्क पर शेयर नहीं होता है। बट ये बाय डिफॉल्ट, ये जो हमारे बेसिक राउटर होते हैं इनमें बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है। तो सिस्को में हमें करनी पड़ती है। मैंने कराया था नेट का प्रैक्टिकल पैट वाला, सिस्को वाले राउटर में जो हमारे प्रोग्रामिंग वाले राउटर हैं उसमें वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। टू इनेबल नेट सर्विसेज ऑन राउटर बट बाय डिफॉल्ट इट इज ऑन इन बेसिक राउटर। जो हमारे बेसिक राउटर होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है, सिस्को वाले में आपको करनी पड़ेगी भाई मैनुअली। ठीक है, तो यानी सेटअप करने के बाद नेट सर्विस भी रन करनी पड़ेगी सिस्को वाले में, तब जाके इंटरनेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब जब इंटरनेट यहाँ चल जाएगा तो उसके बाद आप अपना 6 नंबर पे वाईफाई सेटिंग कर लो। वाईफाई की सेटिंग के लिए आपको राउटर में जाना पड़ेगा। अभी मैं ये अपने ओरिजिनल वाले राउटर पे सेटिंग दिखा भी दूंगा अभी, ठीक है। ये वायरलेस बटन पे आप जाएंगे तो वायरलेस बटन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने वाईफाई का नाम रखना है। ये है SSID। वायरलेस नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पॉइंट बना के लिख रहा हूँ। आज का बस इतना ही प्रैक्टिकल करेंगे, बाकी जो है लीज लाइन का प्रैक्टिकल कल करेंगे, ठीक है। वाईफाई सेटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है,
नंबर 1, टू सेट SSID, SSID बोलते हैं सर्विस सेट आइडेंटिटी, यानी आपके वाईफाई के नेटवर्क का नाम जो कि मोबाइल में आपको दिखाई देगा जब भी वाईफाई ऑन करेंगे। SSID सर्विस सेट आइडेंटिटी, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे इट इज ए वाईफाई नेम ऑफ नेटवर्क, इट इज ए वाईफाई नेम, ये वाईफाई नेम होता है। तो हम SSID सेट करेंगे इसके अंदर, कहाँ, राउटर में जाएंगे तो वायरलेस में ये है SSID, जैसे डिफॉल्ट आ रही है तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट की जगह कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर MIS, तो ये MIS हो गया। ठीक, अब जैसे MIS नाम मैंने इसके अंदर रखा, सेव कर लिया गया, इसमें सेव करने का भी ऑप्शन आता है ना, सेव ऑटोमेटिक हो जाता है इसमें सेव ना, है इसमें तो सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये रखा, तो अब आप क्या करेंगे, यहां से आप अपना लैपटॉप लें, वाईफाई लैपटॉप, ये उठा लिया मैंने लैपटॉप। अब लैपटॉप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वाईफाई कार्ड लगाना, ये वाला जी, ये तो हटा दो, यहाँ से ऑन ऑफ करने का बटन दे रखा है इसके अंदर, पैकेट ट्रेजर में बढ़िया दे रखी चीजें। हाँ, अब ये वाईफाई का लगा दो, राउटर जैसे से ऑन होगा ना, तो यहाँ डेस्कटॉप पे जाओ और PC वायरलेस पे जाओ और ये वाईफाई नेटवर्क को सर्च करेगा यहाँ पर, ऐसे कनेक्ट, ये देखो MIS आ गया, और ये जैसे कनेक्ट करेगा ना, तो अभी पासवर्ड तो मांगा ही नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा ये, समझ गए। अब हमारा ओरिजिनल वाला जो है, आप मोबाइल खोलते हो तो उसमें हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ आता है ना, जब आप कनेक्ट करते हैं तो उस पर पासवर्ड मांगता है, तो हमने पासवर्ड सेट नहीं किया। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी आप वाईफाई नेटवर्क की सेटिंग करें तो SSID सेट कर लो, पहले नाम क्या रखना अपने वाईफाई नेटवर्क का, समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरा काम, टू सेट वाईफाई पासवर्ड, भाई पासवर्ड भी देना जरूरी है, ठीक है, टू सेट वाईफाई पासवर्ड। अब वाईफाई जो पासवर्ड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं वाईफाई पासवर्ड आर डिफरेंट टाइप्स, हम इसमें डिफरेंट टाइप के पासवर्ड लगाते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है आपका WEP। WEP का फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विवेलेंट वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ये बहुत बेसिक लेवल का पासवर्ड होता है, बहुत ही ज्यादा, वाईफाई वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ये बहुत ही बेसिक लेवल का पासवर्ड होता है WEP। अगर ये पासवर्ड आप सेट करते हैं तो बहुत आसानी से हैकर इसको क्रैक कर जाते हैं, तोड़ देते हैं इसको। तो वायरलेस में चलते हैं, वायरलेस में जाने के बाद ये हो गया हमारा SSID, और हाँ यहीं पर दे रखा है नीचे इन्होंने वायरलेस सिक्योरिटी का बटन, तो वायरलेस सिक्योरिटी डिसेबल है, तो WEP है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी पे अगर आप ये पासवर्ड लगाते हैं तो पासवर्ड जब ये लगेगा तो यहाँ की डाल देंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कब डालना पड़ेगा, मतलब ये बहुत ही छोटे बिट की पासवर्ड होता है, 5 ही एक्सेप्ट करेगा। हाँ, E should be 10 hexadecimal long, बड़ी होनी चाहिए, HABCD 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो सेट हो गया। अब जैसे सेट होगा ये कनेक्शन टूट गया, अब दोबारा इसमें वाईफाई में हम वाईफाई सर्च करेंगे, जैसे मोबाइल का वाईफाई ऑन करते हैं ना, वो कर रहा हूँ मैं, कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे MIS का नाम नजर आएगा, आ गया। अब जैसे इसको कनेक्ट करूंगा ना, पासवर्ड मांगेगा, भाई पासवर्ड दो, तो यहाँ पे की डालनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कनेक्ट करेंगे आप, कनेक्ट। तो वाईफाई के लिए आपने WEP का पासवर्ड जो लगाया, ये पासवर्ड बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाता है, इट इज वेरी इजी टू क्रैक, बहुत आसानी से क्रैक हो जाता है। सो आप यहाँ पे WPA वाला पासवर्ड लगाएंगे, WPA का होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, 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 वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस
access password. It is very strong password because we can use कहाँ पहुंच गए because we can use encryption services with this password. इस पासवर्ड के साथ हम इंक्रिप्शन सर्विसेज यूज करते हैं. जैसे पहली सर्विसेज होती है इसके अंदर, पॉइंट बना दिया मैंने, एडवांस इंक्रिप्शन सर्विसेज. ठीक है, कौन सी होती है? एडवांस इंक्रिप्शन सर्विसेज. और एक होती है टीकेआईपी, टेम्पररी की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल, टेम्पररी की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल. ये दो सर्विसेज इसमें यूज होती. इन दोनों सर्विसेज का काम क्या है? अगर आप यहाँ पे WPA का पासवर्ड लगा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने पासवर्ड की सिक्योरिटी, यानी अपने पासवर्ड को जो सिक्योर करना चाहते हो वो किस सर्विस पे करना चाहते हो. तो यहाँ पे जैसे मैंने WPA हटा के यहाँ पे WPA लगा दिया. WPA जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर पूछा जाएगा इंक्रिप्शन मेथड क्या यूज करोगे, AES यूज करोगे या TKIP. अब ये दोनों करते क्या है? दोनों का काम ये होता है कि जब भी यूजर आईडी पासवर्ड डाला, जब भी हम पासवर्ड वाईफाई का पासवर्ड अपने मोबाइल में लैपटॉप में डालते हैं तो हमारे मोबाइल को वाईफाई राउटर जो ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा, तो वो क्या करेगा? इंक्रिप्शन मेथड में करेगा, यानी उसका पासवर्ड गुप्त तरीके से मैच होगा. पासवर्ड अगर मैच हो रहा है तो कनेक्शन बनेगा. लेकिन जो WEP वाला था, WEP वाला अगर हम पासवर्ड यूज करते हैं तो उसमें हमारा पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर्मेट में जो है ऑथेंटिकेट नहीं करता है. अगर किसी ने नेटवर्क में, मान लीजिए लैन नेटवर्क भी उसी नेटवर्क में चल रहा है और वाईफाई भी उसी नेटवर्क में है. अब लैन नेटवर्क वाले को हमने वाईफाई नहीं तक पता रखा पासवर्ड, तो लैन नेटवर्क में बैठा हुआ यूजर कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है. जैसे मैंने एक टूल बताया था आपको, कैनेबल टूल है, वायर शार्क है, ऐसे कई सारे टूल्स होते हैं. तो उन टूल्स को अगर वो ऑन करके बैठा है तो उन टूल्स के अंदर उसका वाईफाई का पासवर्ड पता लग जाएगा जब भी वो कनेक्शन क्रिएट करेंगे वाईफाई वाले नेटवर्क वाले. ठीक है. WPA में AES एडवांस इंक्रिप्शन सर्विसेज होती है. एडवांस इंक्रिप्शन सर्विसेज के तहत आपका पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर्मेट में मैच होता है, यानी कि मैसेज कोडिंग लैंग्वेज में जाकर के जो आपका पासवर्ड होगा वो कोडिंग लैंग्वेज में जाएगा. जैसे मैंने आपको MD5 पासवर्ड बताया था सिस्को में कि पासवर्ड जो है डिक्रिप्ट हो गया था. ठीक है. अब अगर आप TKIP यूज करते हैं तो TKIP के अंदर भी यही बात होती है. TKIP भी क्या करता है, लेकिन TPIP क्या करता है? टेम्पररी की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल है. मान लीजिए कि आपने पासवर्ड 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो TKIP 1 को क्या कर देगा? 0 में कन्वर्ट कर लेगा. 2 को क्या करेगा? हैश में बना देगा. 3 को क्या करेगा? डॉलर में बना लेगा. तो TKIP क्या करेगा? उन जो करेक्टर्स हैं हमारे, जो हमारा पासवर्ड का करेक्टर है, उन पासवर्ड को टेम्पररी तौर पर चेंज करके भेजेगा, यानी कि कोडिंग लैंग्वेज में भेजेगा. और वहां एक बार मैच हो जाएगा. ठीक है. अगली बार अगर वो डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करेगा तो TKIP अगली बार वो 1 को 0 नहीं देगा, अगली बार फिर बदल के कुछ ना कुछ नया रखेगा. और उसको पता होगा किसने ये भेजा, बस उसको पता है. और उधर की तरफ जो है ना TKIP जो राउटर है, राउटर उसको मैच कर लेगा कि हाँ भाई ये 1 ही है, ये 2 है, ये 3 है. तो TKIP क्या कर रहा है? टेम्पररी वे में क्या कर रहा है? आपके पासवर्ड को कोड करके मैच करवा रहा है. तो TKIP और AES पर अगर आपने वाईफाई नेटवर्क बना रखा है, पासवर्ड सिक्योरिटी दे रखी है, तो आपके पासवर्ड को आसानी से कोई भी क्रैक नहीं कर सकता है. समझ आ गई बात? तो वाईफाई के अंदर हमें WPA पासवर्ड लगाते हैं, WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, और WEP वायर्ड इक्विवेलेंस प्राइवेसी. ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना, इक्विवेलेंस प्राइवेसी पासवर्ड होता है. ठीक है. हाँ, तो ये इजीली क्रैक हो जाता है और ये इजीली क्रैक नहीं होता है. लेकिन WPA के अंदर और भी एडवांस आ गए. WPA के अंदर WPA 2 आ गया.
WPA2 के अंदर क्या दे दिया उन्होंने, AES और TKIP कंबाइंड यूज होंगे, दोनों एक साथ यूज होंगे। यहां तो अलग अलग लगाना पड़ रहा है, उसमें क्या होता है कि दोनों एक साथ यूज में आ जाते हैं कि भाई मुझे दोनों सर्विस चाहिए, टेम्परेरी वाला भी चाहिए, तो वो और ज्यादा एडवांस हो गया, और ज्यादा सिक्योर हो गया आपका वाईफाई नेटवर्क। कर लो हैक, कर लो, कर लो हैक, ठीक है। हैं? फिर आप ही कर सकते हो बस। सर लेकिन ना जैसे मेरा ये लैपटॉप है, इसमें मैंने- इसमें शो नहीं कर रहा, देखो। अब इसमें इसमें एक चीज और भी है, इसमें रेडियस सर्वर का भी कॉन्सेप्ट दे रखा है इन्होंने। रेडियस एक सर्वर होता है, रिमोट डायलिंग यूजर इंटरफेस सर्विस। तो इसमें क्या होता है कि जब वाईफाई कनेक्टर कनेक्शन जुड़ेगा ना, तो पहले रेडियस सर्वर पे ऑथेंटिकेशन होगा, जब रेडियस ऑथेंटिकेट करेगा तब राउटर से कनेक्टिविटी लेके देगा। यानी बीच में एक और एजेंट लगा दिया रेडियस, मोर सिक्योर करने के लिए नेटवर्क को। तो जो बड़ी कंपनी होती है वो ज्यादा सिक्योरिटी यूज करती है कि वाईफाई नेटवर्क हैक ना हो जाए किसी का, ठीक है ना। ये चीजें हो गई, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगर मान लो किसी ने यूजर आईडी, इसका वाईफाई का पासवर्ड पता भी कर लिया, यस सर। कनेक्ट कर लेगा जी जी। भाई, रियल और पासवर्ड उस पर चला, कनेक्ट कर लिया। तो उसके लिए वाईफाई के नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए एक दूसरा तरीका हमारे पास है, मैक एड्रेस फिल्टरिंग। कि जिन जिन कंप्यूटर को इंटरनेट देना है उनके मैक एड्रेस वाईफाई वाली सेटिंग के अंदर फिल्टर कर दो। यस सर। उसमें वाईफाई मैक एड्रेस फिल्टरिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखो, वायरलेस के अंदर गए, वायरलेस के अंदर वायरलेस मैक एड्रेस फिल्टर आ गया। हाँ जी। अब यहाँ पे फिल्टर लिस्ट इनेबल कर लो, जिन जिन कंप्यूटर में इंटरनेट देना उनका मैक एड्रेस डाल दो। जिनके मैक एड्रेस यहाँ पर ऐड होंगे उन्हीं पे इंटरनेट चलेगा, और जिनको पासवर्ड पता भी लग जाएगा तो कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका मैक एड्रेस राउटर में मैच ही नहीं हो रहा। यस सर जी। ठीक है, यस सर। समझ आ गई बात। जी जी। इतना कर दिया बट इस सिक्योरिटी को मैं तोड़ दूंगा। सर, आप कर सकते हो। आदत तो सब कर सकते हो। अगर किसी कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है, उसका मैक एड्रेस देख लो क्या है, अपने कंप्यूटर का मैक चेंजर एप्लीकेशन से मैक एड्रेस चेंज करके वो वाला डाल दो, वो आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा। अगर सर इतना ही पता होता तो यहीं से चेंज नहीं कर लेगा, फिर बंद खोल के देख। क्यों, ये यहाँ से तो आपको राउटर एक्सेस करने के लिए पासवर्ड चाहिए। भाई अपने पड़ोसी पे देख लो, भाई तेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है, अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस चेंज कर लो ना, तो राउटर तो मैक एड्रेस ही मैच कर रहा है ना, राउटर तो मैक एड्रेस ही मैच करेगा। तो मैक एड्रेस जब हमने बना ही दिया अपना, तो कनेक्टिविटी हो जाएगी। जैसे राउटर में आईपी चेंज करा था। बिल्कुल, समझ गए। तो मैक एड्रेस फिल्टरिंग का इसमें है योगदान। तोड़ने का तरीका है आप सब कर सकते हो जी, वाईफाई का नहीं है, ठीक है। तो ये तो है आपका। अब इसी प्रैक्टिकल को में सारी चीजें जो मैंने लिखवाई हैं आपको, ये सारे काम आपको इस राउटर में करने, जियो फाइबर के राउटर के अंदर ये सारे काम करने होते हैं, यस सर। है ना। तो इसकी सारी सेटिंग लिख लिया आपने, कि मैंने लिख रखे पॉइंट बना के आपको क्या क्या करना है, ठीक। अब अगर ये सारी सेटिंग मैं आपको अपने खुद के राउटर पे दिखाऊं, तो मुझे राउटर एक्सेस करना पड़ेगा जो हमारे लगे हुए हैं। फोटो ले लो आप इसका। चाय ठंडी हो गई, 20 रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें चाय के लिए, दूसरी बात होनी पड़ेगी। जी कॉफी पिला देते हैं तो। सर अगर कैनेबल ये वाली सेटिंग जो है आप लोग इसका प्रैक्टिकल में ये तो लगाने की जरूरत नहीं, खैरी से मत लगाना आप, है ना। इसको इसकी जगह आप क्या कर लेना, एक सर्वर लगा लेना चाहे तो, प्रैक्टिकल करना है तो। जैसे नॉर्मली अगर आपको यहीं पे प्रैक्टिकल करना है तो ये सर्वर उठा के लगा लेना। सर मेरा घर पे एडी फाइबर ऐसे खराब हाँ वैसे तो ना ना खराब क्यों होगा, कुछ सेटिंग मत करना, उसमें देख लेना खोल के बस क्या क्या सेटिंग है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड पता कर लेना उसका क्या है। क्योंकि जब आप यहाँ से एक्सेस करोगे ना भाई, उसका जो आईपी एड्रेस होगा, जो आपके लैपटॉप पे डिफॉल्ट गेटवे का आईपी आ रहा होगा, वो आपके राउटर का आईपी है। बस यहाँ से जो यूजर आईडी पासवर्ड है, बाय डिफॉल्ट किसी में एडमिन एडमिन ही होता है, यूजर भी एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन होता है। वो भी पीछे लिखा होगा। हाँ, किसी में क्या होता है, एडमिन में एडमिन, पासवर्ड में पासवर्ड होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि जब हम राउटर लगाते हैं तो हम अपने हिसाब से इसका पासवर्ड बदल देते हैं, एक्सेसिबल पासवर्ड चेंज कर देते हैं, ताकि बहुत से इंजीनियर ऐसे होते हैं ना, उनको पता होता है कि भाई ये सिस्को का राउटर है, इसका तो ये पासवर्ड यही रहता है बाय डिफॉल्ट, ये जूनिपर का है, ये आपका डीलिंग का है, ये आपका लिंक्सिस का है, ये आपका नेट गियर का राउटर लगा रखा है ना, या एस्कोटेल का राउटर लगा दिया,
कई सारे कंपनी के राउटर आते हैं तो उनकी डिफॉल्ट सीरीज होती है, यूजर नेम में एडमिन और पासवर्ड में पासवर्ड, या पासवर्ड में भी एडमिन ही करते हैं, किसी का 1 2 3 4 होता है डिफॉल्ट। ये सिंपल पासवर्ड रहते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, जब राउटर को मैनेज करते हैं तो उसका लॉगिन पासवर्ड बदल देते हैं बाद में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल है। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन पहले तो आप ये पैकेट ट्रेजर पे करके देख लो, फिर मैं आपको जो है कल ऐसा करूंगा कि आपको रियल राउटर पे ये वाला कनेक्शन की सेटिंग दिखा दूंगा कि कैसे कैसे सेटिंग हो रखी है। एक बार आपके घर में जो जियो राउटर है या एयरटेल राउटर है उसको भी एक्सेस करके आप देख लेना कि ये सेटिंग कौन कौन सी है, ठीक है जी। तो आज के लिए क्लास कंप्लीट हो गई। मैंने आपको सर्किट स्विच कनेक्शन, सेल स्विच कनेक्शन की डेफिनेशन पढ़ा दी, और इस पे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दी मैंने कि राउटर में ये कनेक्शन कैसे कॉन्फ़िगर होगा। उसके बाद लीज लाइन है, लीज लाइन की कनेक्शन की सेटिंग यहाँ तक है। ये आपको लीज लाइन बाद में बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल। पहले आप जो है अपना सेल स्विच, सर्किट स्विच कनेक्शन, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिसको हम कह रहे हैं जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, वो ये वाला कनेक्शन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करो, ठीक है। चलिए आज के लिए क्लास काफी है, क्लास स्टॉप कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच। और वो बता दो तेरा बैलेंस का।